खबरों का इंतजार हुआ पूरा, आपकी पसंद आपकी खबर, ना शोर ना हंगामा, बात होगी खबर की, ना इधर की ना उधर की। शाम 7 बजे बात पते की। इस शो को लगातार नंबर 1 न्यूज शो बनाने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर्स को लेकर सीएम योगी सख्त हैं। होली और रमजान को लेकर गाइडलाइन जारी हो चुकी है। अगर त्योहार पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सीएम योगी का यह आदेश उस वक्त आया है जब यूपी में लाउडस्पीकर को लेकर राजनीति हो रही है, लेकिन सीएम योगी ने क्लियर कर दिया है, अगर त्योहार के नाम पर गड़बड़ी हुई तो बख्शा नहीं जाएगा। और आगामी त्योहारों को देखते हुए सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक भी की। होली और रमजान का आयोजन शांतिपूर्ण हो, इसके लिए गाइडलाइन जारी की गई। साथ ही धार्मिक स्थलों से तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने पर कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं। रमजान के मौके पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध हो, जुलूस मार्गों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए जाएं, संवेदनशील इलाके में ड्रोन का पहरा होगा, संदिग्ध और शरारती तत्वों पर नजर रहेगी। इसके अलावा सीएम योगी ने मीटिंग में अधिकारियों को कंट्रोल रूम में भी पूरी मुस्तैदी बरतने की बात कही है। उन्होंने साफ कर दिया है कि हर छोटी सूचना को भी पूरी गंभीरता से लेकर कार्रवाई की जाए। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च करने के भी निर्देश दिए गए हैं। दरअसल धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर की आवाज बंद करने के बाद कुछ मौलाना मौलवी इसके विरोध में हैं। ऐसे में सीएम योगी ने नियमित गश्त और पेट्रोलिंग के निर्देश भी दिए हैं। डीजीपी ने सभी थानों पर शरारती तत्वों को लिस्ट आउट कर कार्रवाई किए जाने की बात कही है। तो रमजान के महीने में नो लाउडस्पीकर, ये ऑर्डर लाउड एंड क्लियर है। उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर्स को लेकर योगी सरकार फुल एक्शन मोड में है, जिसका असर संभल में भी साफ नजर आया। संभल के शाही जामा मस्जिद में आज भी लाउडस्पीकर नहीं बजा। सहरी और नमाज के लिए मौलाना ने बिना लाउडस्पीकर के ही अजान लगाई। जो आवाज अभी आप सुन रहे थे, ये अजान लगाई गई है। आज पहला दिन है, आज से रोजा की शुरुआत है। हालांकि प्रशासन से लगातार यही मांग की गई थी कि आज से यहाँ पर लाउडस्पीकर का इंतजाम किया जाए, लेकिन अभी प्रशासन ने कोई पुख्ता जवाब तो नहीं दिया है। इस बीच आज अहम दिन है। आज से पूरे संभल ही नहीं बल्कि हर जगह इसी तरीके से लगातार अजान लगाई गई। वीडियो सुबह 4-5 बजे के आसपास का है, इसलिए अंधेरा है, लेकिन अजान की आवाज साफ सुनाई दे रही है। दरअसल रमजान के पाक महीने की शुरुआत हो चुकी है। रोजे के पहले दिन लोग सहरी और अजान के लिए उठे। इस बीच लाउडस्पीकर से अजान न होने से कुछ लोगों को शिकायत है, लेकिन रमजान के दिनों में लाउडस्पीकर की परमिशन मांग रहे मुस्लिमों को मौलाना मुफ्ती अहमद ने नसीहत दी। प्रशासन की गाइडलाइन है, उसी के मुताबिक लोग सहरी और अफ्तार में अपना इंतजाम करें। और अब डिजिटल जमाना है, अब वो पुराना जमाना तो है नहीं जो मतलब ये कि जो पहले था। लिहाजा अब जो शासन की गाइडलाइन है लाउड स्पीकर के ताल्लुक से, उसको पूरी तरीके से फॉलो कर रहा है। रोजेदारों को मुस्लिम धर्मगुरु मुफ्ती अहमद ने 2 टुक नसीहत दी कि डिजिटल जमाना है, पुराना जमाना अब नहीं, इसलिए आदेशों का पालन करें। लेकिन लाउडस्पीकर पर बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने क्या कहा, वो भी सुनिए। इफ्तारी के वक्त और सहरी के वक्त ऐलान की जरूरत पड़ती है, और सहरी का टाइम 4:30-5 बजे सुबह होता है, तो इस वक्त लोगों को नींदें बहुत अच्छी आती हैं। जब तक लाउड स्पीकर से ऐलान न हो उस वक्त तक आदमी की आंख नहीं खुलती है और उसको शेड्यूल पता नहीं चल पाता है सहरी का। इसलिए जरूरी है कि हुकूमत इसमें रमजान शरीफ के महीने में रियायत दे। दरअसल यूपी में धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर्स को लेकर योगी सरकार सख्त है। प्रयागराज में चल रहे सबसे बड़े पर्व महाकुंभ का समापन हो चुका है, लेकिन अब संगम की पवित्र जल फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से अन्य जिलों में पहुंचाया जा रहा है। इसी कड़ी में भाईजान के संभल में महाकुंभ का पवित्र जल लाया गया। यूपी के संभल का शुद्धिकरण होने जा रहा है। जिस संभल को समय समय पर हिंसा की आग में धकेलने की साजिश रची गई, उस संभल में सनातन का सूर्योदय हो रहा है, क्योंकि प्रयागराज संगम नगरी से फायर ब्रिगेड की गाड़ियों में संगम का जल संभल पहुंच चुका है। प्रयागराज संगम से महाकुंभ का पवित्र जल फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से भाईजान के संभल में पहुंचाया गया। जैसे ही दमकल की गाड़ियां नैमिषारण्य तीर्थ पहुंची तो हर तरफ सनातन के जयकारे गूंजने लगे। शंख ध्वनि के साथ संगम के जल का भव्य स्वागत किया गया। संतों ने दमकल की गाड़ी में तिलक लगाकर पूजा की गई, गाड़ी पर पुष्प वर्षा की गई और जयकारे लगाए गए। 700 लीटर जल है इसके अंदर, 700 लीटर आज, और उसके बाद एक और ऐसे ही फायर टेंडर यहाँ पर पहुंचेगा जिसमें 2500 लीटर जल होगा। एसडीएम प्रशासन और इसके अलावा मंदिर की तरफ से स्थानीय लोग लगातार
ऐसे ही स्वागत कर रहे हैं जो गाड़ियां यहाँ पर पहुँच रही है। गाड़ी की पूजा अर्चना के बाद संगम का पवित्र जल नैमिषारण्य के कुंड में डाला गया। सबसे पहले कुंड का शुद्धिकरण किया गया। इस दौरान पूरा मंदिर परिसर हर हर महादेव के नारों से गूंज उठा। प्रयागराज के संगम के इस जल को संभल के 4 प्राचीन तीर्थ स्थलों के कुंड में छोड़ा जाएगा। जो लोग महाकुंभ के पावन पर्व पर त्रिवेणी संगम नहीं जा पाए, वो यहाँ इन कुंडों में आस्था की डुबकी लगा सकेंगे। इतना ही नहीं, लोग इस पवित्र जल को अपने घर भी ले जा सकेंगे। वैसे तो संगम का जल सभी जिलों में भेजा जा रहा है, लेकिन संभल खास चर्चा में है। जैसे ही संगम का जल यहाँ पहुँचा तो सनातनियों का जोश हाई था, क्योंकि संभल के सभी तीर्थ स्थानों में तीर्थराज प्रयागराज का जल डाला जाएगा। खुदाई के दौरान मिली मूर्तियों पर भी ये जल छिड़का जाएगा। हिंदुओं के मेले में मुस्लिमों की एंट्री पर रोक से महाराष्ट्र की सियासत गर्मा चुकी है। इस फैसले का राज्य मंत्री नितेश राणे ने स्वागत किया और सुझाव दिया, हिंदुओं को हिंदुओं के साथ ही व्यापार करना चाहिए। क्योंकि हिंदू आस्था से जुड़े माघ मेले में धार्मिक आयोजन होना है। महाकुंभ की तरह महाराष्ट्र में माघ मेले में सनातनी समारोह की भव्यता दिखने वाली है। ऐसे में महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में कानिफनाथ यात्रा में मुस्लिमों की एंट्री बैन करने को लेकर मंत्री नितेश राणे का बड़ा बयान सामने आया। अहो पण बरोबरच आहे ना, तिथे येऊन अगर मांस मट्टी विकलं जात असेल, अहो इस्लाम मध्ये मूर्ती पूजनला परवानगी नाही आहे। तुम्ही कुराण वाचा, तर जिथे तुम्हाला तुमच्या धर्मामध्ये अगर मूर्ती पूजन लिहिलेलं नाहीये तर तुम्हाला तिथे दुकानं लावायची कशाला आहे? आमचा धर्म खराब करण्यासाठी। दावा किया जा रहा है कि महाराष्ट्र में हिंदुओं के धार्मिक आयोजन के खिलाफ साजिश हो रही है और सवाल पूछे जा रहे हैं। धार्मिक स्थलों में नॉनवेज दुकान क्यों? हिंदुओं के मेले में मुस्लिमों की दुकान क्यों? सनातन धर्म के खिलाफ साजिश हो रही है। धार्मिक आयोजन में दूसरों का क्या काम? यानी पहले महाकुंभ में मुस्लिमों की दुकान पर रोक और अब महाराष्ट्र में माघ मेले को लेकर फैसला और नीतीश राणे की मांग। ये बताने के लिए काफी है, हिंदुओं के धार्मिक आयोजन में किसी तरह की साजिश बर्दाश्त नहीं होगी। अवैध मदरसों के खिलाफ उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार भी एक्शन में है और गैर कानूनी तरीके से संचालित मदरसों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए गए, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया। और राजधानी देहरादून के विकास नगर में ऐसे 4 अवैध मदरसों की पहचान की गई, जिन्हें प्रशासन ने सील कर दिया। विकास नगर के ढकरानी गांव में 2 और नवाबगढ़ में 2 अवैध मदरसों को प्रशासन ने सील कर दिया। जांच के दौरान इन मदरसों के पास जरूरी परमिशन नहीं थी और न ही कोई दस्तावेज थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कर दिया है कि जो भी अतिक्रमण करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये तो हमने पहले ही कहा है कि जो भी इस प्रकार के अवैध निर्माण हैं, अतिक्रमण हैं, उनको हम हटाएंगे और वो हमारा पहले से ही जो लोगों ने ऐसे अवैध अतिक्रमण किए हैं या निर्माण किए हैं उनको सूचना दे दी गई है और उनको पहले ही कहा है कि वो स्वयं हटा लें, अन्यथा प्रशासन जो है उसको हटाएगा। दरअसल पचवादुन में फिलहाल कुल 34 मदरसे संचालित हैं, जिसमें से जांच के दौरान अभी तक 4 मदरसे अवैध पाए गए। अब ये उत्तराखंड सरकार की रडार पर है और ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि इनकी फंडिंग कहां से हो रही है और इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे कहां से हैं। जिन वादों के साथ बीजेपी दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुई, अब उन वादों को एक एक कर पूरा करने का वक्त आ चुका है। दावा किया जा रहा है कि दिल्ली की आधी आबादी के हक में महिला दिवस के दिन बड़ी घोषणा होने वाली है। मैडम चीफ मिनिस्टर महिलाओं को 2500 रुपए देने की योजना की शुरुआत करने जा रही है, जिसके लिए जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दिल्ली की 5000 महिलाओं का एक बड़ा सम्मेलन आयोजित किया गया है। और इसी सम्मेलन में दिल्ली की महिलाओं के लिए अनाउंसमेंट होने वाला है, रजिस्ट्रेशन की शुरुआत होने वाली है और हर महीने गरीब महिलाओं के बैंक अकाउंट में 2500 रुपए देने के वादे को अमली जामा पहनाया जाएगा। देखिए 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और मुझे तो लगता है इस हिंदुस्तान में हर दिन को महिला दिवस के रूप में मनाना चाहिए। और मैंने जैसे पहले कहा कि हमारी सरकार हर वर्ग के लिए काम करके हर वर्ग को अपने साथ जोड़ने का काम करेगी। 8 तारीख आने दीजिए, आपको दिखाई देगा। बीजेपी 8 मार्च को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में बड़े पैमाने पर कार्यक्रम की योजना बना रही है, जहां दिल्ली भर से लगभग 5000 महिलाओं के इकट्ठा होने की उम्मीद है। इस कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत पार्टी के अन्य नेता शामिल हो सकते हैं। गरीब महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह देने के वादे को पूरा किया जाना है। गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए देने का भी वादा है। 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर और होली दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर देने का वादा किया गया है। अब जब बीजेपी इन चुनावी वादों के दम पर दिल्ली में बम्पर जीत हासिल कर चुकी है, तो वक्त एक एक कर तमाम चुनावी वादों को पूरा करने का है, जिसमें सबसे पहले दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए की वित्तीय सहायता देने की योजना की घोषणा है, जिसकी शुरुआत 8 मार्च को हो सकती है।
दिल्ली विधानसभा चुनाव में यमुना की सफाई बड़ा मुद्दा रही और मुख्यमंत्री बनते ही रेखा गुप्ता सरकार लगातार इस दिशा में काम भी कर रही है। यमुना में सफाई का काम तो चल ही रहा है और अब दिल्ली की नई सरकार यमुना की धारा पर क्रूज चलाने की तैयारी भी कर रही है, जिसका पूरा खाका भी रेखा गुप्ता सरकार ने बना लिया है। जिस दिन दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे उसी दिन से यमुना के किनारे आरती की शुरुआत हुई। इसके साथ साथ यमुना की सफाई का अभियान भी शुरू हो गया और अब दिल्ली वालों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि यमुना नदी में फिर से रौनक लौटने वाली है। आप अपने परिवार के साथ क्रूज की सफारी का आनंद भी ले पाएंगे। दरअसल यमुना नदी में अब क्रूज चलाने की तैयारी है, जो दिल्ली में वजीराबाद बैराज से जगतपुर गाँव तक चलेगी, जिसकी दूरी करीब 7 से 8 किलोमीटर होगी। और नदी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए DTT-DC कॉर्पोरेशन ने इसके लिए टेंडर भी निकाला है। दिल्ली में 365 दिन में 270 दिन क्रूज चलाने की इजाजत दी गई है। इतना ही नहीं, दिल्ली जल बोर्ड और सिंचाई एवं बाढ़ विभाग ने इसकी इजाजत भी दे दी है। राजधानी दिल्ली में सरकार बदलते ही सरकार ने यमुना नदी पर संज्ञान लेना शुरू किया और यमुना नदी की साफ सफाई के साथ अब यमुना नदी में क्रूज चलाने की तैयारी रेखा सरकार कर रही है। मैं इस वक्त जगतपुर घाट पर मौजूद हूँ। ये यमुना नदी है और इसी यमुना नदी में अगले 6 महीनों के बाद इस यमुना नदी में क्रूज घूमता हुआ आपको नजर आएगा। रेखा सरकार के इस कदम से न केवल दिल्ली में जल परिवहन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि यमुना की सूरत बदलने की भी उम्मीद है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के सियासी दल बहुजन समाज पार्टी में बड़ा फेरबदल हुआ है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी के सभी पदों से हटा दिया है और उनकी जगह उनके पिता और पार्टी महासचिव आनंद कुमार और राज्यसभा सांसद रामजी गौतम को बीएसपी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। इस संबंध में बसपा ने आज पार्टी मुख्यालय पर मीटिंग बुलाई थी। मायावती ने आकाश आनंद को सभी पदों से हटाने के पीछे आकाश के ससुर अशोक सिद्धार्थ को जिम्मेदार बताया है। आकाश आनंद को पद से हटाने के संबंध में बीएसपी ने लेटर भी जारी किया है। इस फैसले के बाद अब बीएसपी को 2 नए नेशनल कोऑर्डिनेटर मिल गए हैं। आकाश आनंद के पिता और पार्टी महासचिव आनंद कुमार और राज्यसभा सांसद रामजी गौतम को बीएसपी ने नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है। मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, आदरणीय बहन जी का सिपाही हूँ और जैसे जो काम मिला है उस निर्देशन में हमारे बहन जी के निर्देशन में काम करने का काम करेंगे। आज मीटिंग में फैसले के बाद मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इससे पहले भी एक बार आकाश आनंद को सभी पदों से हटाया जा चुका है। एक साल में दूसरी बार आकाश आनंद को उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाया गया है। 7 मई 2024 को आकाश की गलत बयानी की वजह से मायावती ने उनसे सभी जिम्मेदारियां छीन ली थी। हालांकि 47 दिन बाद मायावती ने अपना फैसला पलट दिया और 23 जून 2024 को उन्होंने भतीजे आकाश को फिर से अपना उत्तराधिकारी बनाया और साथ ही नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी भी सौंपी। लेकिन अब फिर मायावती ने आकाश आनंद से सारी जिम्मेदारियां छीन ली है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जीते जी किसी को भी अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं करूंगी। मायावती ने ये ऐलान रविवार को लखनऊ में बसपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में किया। बैठक में बसपा के कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल हुए, लेकिन आकाश आनंद मीटिंग में नहीं पहुंचे। पहले मंच पर 2 कुर्सियां लगाई गई थी, लेकिन बाद में 1 कुर्सी हटा ली गई। मंच पर अकेले मायावती ही बैठी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ ने भरे मन से पुलिसकर्मी को धमकी दे दी। छिंदवाड़ा जिले के थाना प्रभारी को कमलनाथ ने इतनी खरी खोटी सुनाई कि उसकी चर्चा सोशल मीडिया की सुर्खियां बन गई। कमलनाथ छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा विधानसभा के हर्रई पहुंचे थे। मंच से जनता को संबोधित कर रहे थे, तभी वो अचानक गुस्से में आ गए और उंगली दिखाकर किसी पुलिसकर्मी को धमकी भरे अंदाज में इशारा किया और धमका दिया। टीआई है का? ये सब कान खोल के सुन ले कि कितने दिन आपकी वर्दी रहेगी, हम भी देखेंगे, आगे का समय भी आएगा और अपनी वर्दी आप सुरक्षित रखिए, ये मैं टीआई को कहता हूँ। उस टीआई के बहाने कमलनाथ ने पुलिस महकमे के दूसरे पुलिसकर्मियों पर भी उंगली उठा दी। कोई तो होते हैं जो बीजेपी का बिल्ला अपनी जेब में रखते हैं, कुछ होते हैं बीजेपी का बिल्ला ऊपर लगा लेते हैं। ये टीआई ने तो बीजेपी का बिल्ला ऊपर लगा लिया, सही बात है। तो सुन ले कान खोल के, मुझे दुख होता है, ये सब सुन के दुख होता है, गुस्सा भी आता है। दरअसल कमलनाथ को कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने शिकायत की थी कि पुलिस उनके ऊपर झूठे मामले लगाकर परेशान कर रही है। यूपी में अवध क्षेत्र के बाहुबली नेता और पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के बेड़े में एक और हेलीकॉप्टर शामिल हुआ है। ये उनका तीसरा हेलीकॉप्टर है, जिसका रंग भगवा है। बीजेपी के पूर्व सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह ने एक और हेलीकॉप्टर खरीदा है। 5 सीटर इस हेलीकॉप्टर का शनिवार को पूजन किया गया। कैसरगंज से पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह के काफिले में तीसरा हेलीकॉप्टर है। सबसे खास बात यह कि इस नए हेलीकॉप्टर का रंग भगवा है। जानकारी के मुताबिक बृजभूषण के पास इसी कंपनी के 2 हेलीकॉप्टर, एक ब्लैक और एक सफेद है।
शनिवार को परिवार के सदस्यों के साथ उन्होंने नए हेलीकॉप्टर का पूजन किया। भगवा रंग के इस हेलीकॉप्टर का वीडियो और फोटो पूर्व सांसद ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। 866 मॉडल वाले इस हेलीकॉप्टर की कीमत 7 से 8 करोड़ के बीच बताई जा रही है। बृजभूषण सिंह के पास उनका खुद का एक प्राइवेट जेट भी पहले से है। पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह के पास लग्जरी SUV गाड़ियों का काफिला भी है और अब उनके काफिले में तीसरा हेलीकॉप्टर भी शामिल हो गया। पूर्व सांसद के निजी सचिव के मुताबिक हेलीकॉप्टर होने से सुदूर इलाके में समर्थकों के यहां आयोजित कार्यक्रम में समय से पहुंचने में सहूलियत होगी। उत्तराखंड के चमोली में आए एवलांच के बाद चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया है। 28 फरवरी को आए इस बर्फीले तूफान में 54 मजदूर दब गए थे। भारी बर्फबारी और खराब मौसम रेस्क्यू टीमों के लिए चुनौती से कम नहीं था, लेकिन सेना के साथ ITBP, SDRF, NDRF की टीमें लगातार रेस्क्यू में जुटे। ऊंचे ग्लेशियर काटकर BRO ने बद्रीनाथ धाम तक राष्ट्रीय राजमार्ग को पूरी तरह से सुचारू कर दिया। हाईवे पर कंचनगंगा, रडांग बैंड और कई जगहों पर बर्फीले तूफान ने पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। ऐसे हालात में स्नो कटर मशीन से बर्फ को काटकर BRO की टीम माणा गांव तक पहुंची और फिर रेस्क्यू शुरू किया। इस एवलांच में घायलों का रेस्क्यू कर जोशीमठ के आर्मी अस्पताल पहुंचाया गया है। हेलीकॉप्टर से लगातार रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए सेना के साथ हेलीकॉप्टर वहां पर तैनात हैं। एवलांच आने के बाद जो मजदूर बुरी तरह घायल हो गए थे, उन्हें हवाई मार्ग से जोशीमठ पहुंचाया जा रहा है। सेना के अधिकारी ग्राउंड लेवल पर तैनात हैं। बस हर किसी का मकसद एक ही है कि सभी को सुरक्षित निकाल लिया जाए। घायल मजदूरों का जोशीमठ के आर्मी अस्पताल में इलाज चल रहा है। घायल मजदूरों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। ITBP सेना के साथ एयरफोर्स के जवान भी रेस्क्यू अभियान में जुटे हैं। आज मौसम साफ होने की वजह से रेस्क्यू अभियान में कम परेशानी हो रही है। माणा से लेकर जोशीमठ तक लगातार सेना के हेलीकॉप्टर घूम रहे हैं। लगातार माणा से लेकर जोशीमठ तक सेना के 7 हेलीकॉप्टर बारी बारी से चक्कर लगा रहे हैं। इधर जोशीमठ हेलीपैड पर भी जवानों की तैनाती की गई है ताकि घायलों को मदद पहुंचाने में कोई दिक्कत न हो। माणा गांव में आए एवलांच के बाद 54 मजदूर बर्फीली तूफान के नीचे दब गए थे। बर्फ से जिन मजदूरों को निकाला गया, उन्हें जोशीमठ के आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुछ घायलों की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें ऋषिकेश एम्स भेज दिया गया है। उधर सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। सीएम धामी पिछले 3 दिनों से रेस्क्यू अभियान की समीक्षा कर रहे हैं। बीकानेर में चिंकारा हिरण के शिकार मामले में लोगों का आक्रोश देखने को मिला। गुस्साए लोगों ने पुलिस थाने के बाहर जमकर हंगामा किया। इस दौरान लोगों ने थाने में पत्थरबाजी की और जमकर बवाल काटा। लोगों के हंगामे की तस्वीर भी सामने आई है। थाने की बाउंड्री दीवार पर चढ़े इस युवक को देखिए कैसे थाने के बाहर लगे पुलिस के बोर्ड को तोड़ रहा है। पुलिस बोर्ड पर लात मार रहा है और नारेबाजी कर रहा है। तो वहीं एक युवक थाने के अंदर पत्थर फेंकते नजर आया। गुस्साई भीड़ थाने के बाहर से पुलिसकर्मियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी करती दिखी। गुस्साए लोगों ने थाने के बाहर भी जमकर हंगामा किया। सड़क पर जुलूस निकालते हुए जोरदार नारेबाजी की। दरअसल बिज्जू थाना क्षेत्र में पंजाब से आए शिकारियों ने चिंकारा हिरण का शिकार कर लिया था। गोली की आवाज सुनकर ग्रामीणों ने देखा था शिकारियों ने हिरण का शिकार कर लिया, तो हिरण के शिकार की खबर तेजी से फैली। कई गांव के लोगों ने अपने अपने गांव के बाहर नाकाबंदी लगा दी। पुलिस को भी सूचना दी गई। हालांकि पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है, लेकिन ग्रामीणों का गुस्सा अभी तक 7वें आसमान पर है। गुस्साए लोग आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। गुस्साए लोगों ने पूरे थाना परिसर को घेर लिया और जमकर पत्थरबाजी भी की। बाजार नियामक सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी के पूर्व चेयरमैन माधवीपुरी बुच की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मुंबई की एक अदालत ने उनके खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। मुंबई की विशेष ACB अदालत ने कथित शेयर बाजार धोखाधड़ी और नियामक के उल्लंघन मामले में यह आदेश दिया है। माधवीपुरी बुच के साथ साथ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और सेबी के कई टॉप अधिकारियों के खिलाफ भी केस दर्ज करने का आदेश कोर्ट ने दिया है। एंटी करप्शन ब्यूरो की जो अदालत होती है वहां पर अपील फाइल की गई थी, जिसके बाद अदालत ने यह फैसला अपनी तरफ से जारी किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है माधवी बुच और कई और लोगों के नाम उन्होंने मेंशन करे हैं, जिसमें उनके खिलाफ बाकायदा FIR दर्ज कर पूरी इन्वेस्टिगेशन करने का आदेश दिया गया है। इस पूरी केस की जो FIR की जो स्टेटस रिपोर्ट होगी वो 30 दिनों के अंदर न्यायालय में देना होगा। दरअसल माधवीपुरी बुच पर सेबी की चेयरमैन रहते हुए गंभीर आरोप लगे थे, जिसके मुताबिक कई कंपनियों के IPO की लिस्टिंग में नियमों की अनदेखी, कई शेयरों को लेकर आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन यानी उनके शेयर की प्राइस को बढ़ाकर दिखाने का आरोप है। इसके अलावा ऑडिट डॉक्यूमेंट्स इस बात की ओर भी इशारा करते हैं कि कई ऐसी कंपनियों की लिस्टिंग की गई जो सेबी के नॉर्म को पूरा नहीं करते थे। हालांकि अब माधवी बुच पर FIR दर्ज होने के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। बात पंजाब की करते हैं। पंजाब को ड्रग्स फ्री स्टेट बनाने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान का हाथ बुलडोजर पर सेट हो चुका है।
पंजाब में भी योगी का बुलडोजर मॉडल लागू हो चुका है और चुन चुन कर ड्रग्स माफियाओं के अवैध निर्माण को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। 3 साल में ऐसा पहली बार हो रहा है जब मान सरकार ड्रग्स डीलर और पेडलर के खिलाफ इतना बड़ा ऑपरेशन चला रही है। इसके तहत शहर शहर छापेमारी हो रही है और बुलडोजर से ड्रग्स माफियाओं की अकड़ को रौंदा जा रहा है। संदेश है कि वो जहाँ तो नशा तस्करी छोड़ दें, जहाँ पंजाब छोड़ दें। कुछ ऐसी ही तस्वीर पंजाब के जालंधर से आई। यहाँ जसवीर नाम के ड्रग्स डीलर के अवैध साम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया गया। भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन हुआ। आप राइट में देखेंगे तो जो ड्रग तस्कर हैं उनके खिलाफ अभियान चल रहा है। यहाँ बुलडोजर आपको चलता नजर आएगा। जसवीर सिंह नाम का एक नशा तस्कर, उसके अवैध अतिक्रमण पर पुलिस यहाँ पर बुलडोजर आपको चलाती हुई नजर आ रही है। भारी पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है और आप देखें तो बुलडोजर कार्रवाई फिलहाल यहाँ पर नजर आएगी। गिरफ्तारियां भी लगातार हो रही हैं। पंजाब की मान सरकार पुलिस अधिकारियों को ड्रग्स फ्री स्टेट बनाने के लिए 3 महीने का वक्त दे चुकी है। ऐसे में पिछले 2 दिनों में पूरे पंजाब में बुलडोजर की धमकी सुनाई दे रही है। खुद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में नशे के खिलाफ हमारी सरकार ने महायुद्ध छेड़ दिया है। नशे ने हमारे युवाओं और बच्चों को बड़ी संख्या में बर्बाद कर दिया। नशा बेचने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पंजाब से नशे को हमेशा के लिए खत्म किया जाएगा। पंजाब सरकार के इस फैसले के बाद पुलिस टीम ग्राउंड जीरो पर उतर चुकी है और हिट लिस्ट में जितने भी ड्रग्स डीलर हैं, उनके खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। जसवीर सिंह जो कि नशा तस्करी के मामले में वांटेड था, फिर वो ट्रायल में पेश हुआ, भगोड़ा हो गया था, फिर पेश हुआ। कमर्शियल क्वांटिटी की रिकवरीज थी। उसने ये पंचायत की जगह जिसकी कीमत मेरे हिसाब से करोड़ों में है, उसको कब्जा किया हुआ था। पंजाब में ड्रग्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा रही है। एक दिन में 750 से ज्यादा ठिकानों पर पुलिस की रेड हो रही है और बच्चे के भविष्य को अंधकार में डालने वालों के खिलाफ फैसला ऑन द स्पॉट हो रहा है। पंजाब के जालंधर में सिटी पुलिस की टीम ने रविवार सुबह गैंगस्टर सोनू खत्री के 2 गुर्गों का एनकाउंटर कर दिया। पुलिस टीम और बदमाशों के बीच आमने सामने से करीब 20 राउंड फायरिंग हुई। जमीन पर पड़ी ये बंदूक, रास्ते पर पड़ी ये बाइक, पुलिस के अधिकारियों की मौजूदगी और जमीन पर तड़पते ये बदमाश। तस्वीरें उस एनकाउंटर की हैं जो आज पंजाब के जालंधर में हुआ। पुलिस की गोली के शिकार हुए 2 बदमाश जमीन पर पड़े तड़प रहे हैं। पुलिस की नाक में दम करने वाले इन बदमाशों की हालत ऐसी हो गई कि दर्द से कराहते हुए पानी मांगने लगे। रविवार सुबह जालंधर पुलिस ने सोनू खत्री गैंग के इन 2 गैंगस्टरों का एनकाउंटर कर दिया। इस दौरान पुलिस और बदमाशों में आमने सामने से करीब 20 राउंड गोलियां चली। जालंधर पुलिस कमिश्नर के मुताबिक ये दोनों बदमाश पहले भी कई वारदातों का अंजाम दे चुके हैं और आज भी किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਇਹ 2 ਲੜਕੇ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤ ਨਾਲ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਏਰੀਆ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਉਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੈਪ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਕੇ ਸੋ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਫਟਰ ਬਰੀਫ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਵਿਦ ਦ ਪੁਲਿਸ ਐਪਰੀਹੈਂਡ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों बदमाश जम्मू कश्मीर में एक सब इंस्पेक्टर के मर्डर में शामिल थे। इनके संबंध गैंगस्टर सोनू खत्री गैंग से भी हैं। रविवार को ये किसी वारदात को अंजाम दे पाते उससे पहले पुलिस की गोलियों का शिकार हो गए। पुलिस ने फिलहाल इन दोनों बदमाशों को जख्मी हालत में अस्पताल भेजा है और अब इनसे पूछताछ की जाएगी। हरियाणा में निकाय चुनाव के लिए आज वोटिंग हुई, लेकिन उसके एक दिन पहले कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता हिमानी नरवाल की हत्या से हरियाणा सियासत में घमासान मच गया। हिमानी नरवाल का शव रोहतक के पास सांपला में एक सूटकेस में मिला। हिमानी नरवाल कांग्रेस की सक्रिय कार्यकर्ता थी। लोकसभा और हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी काफी सक्रिय थी और राहुल गांधी की न्याय यात्रा के दौरान कई बार उनके साथ नजर आई थी, जिसकी तस्वीरें उसकी गवाह है। और हाल ही में महाकुंभ के दौरान वो अपनी मां के साथ प्रयागराज भी गई थी और त्रिवेणी संगम में स्नान भी किया था, जिसकी वीडियो हिमानी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड किया था। लेकिन हिमानी नरवाल की हत्या से हड़कंप मच गया। हिमानी की मां ने इस हत्या के पीछे कांग्रेस के ही किसी नेता के हाथ होने का आरोप लगा दिया। कोई भी, क्योंकि मतलब बहुत की नजरों में खटक रही थी उसकी, मतलब वो अब ये जो 2 इलेक्शन हुए इनसे पहले मतलब इतना नहीं था, उसके बाद और ज्यादा खटक गया। कुछ तो राहुल की यात्रा में ही खटक गई थी वो, और अब तो वो और भी ज्यादा खटक गई। ये मतलब छोटी, हमारे से छोटी एज होके ये इतने आगे तक कैसे पहुंचे। हिमानी की मां ने कांग्रेस पर उंगली उठाई तो बीजेपी को कांग्रेस पर हमला करने का मौका मिल गया। हालांकि कांग्रेस नायाब सैनी सरकार पर हमलावर है। उसकी मां ने आरोप लगाया है, बहुत गंभीर मामला है।
और कांग्रेस के लोग पहले भी ऐसे करते रहे। आगे बढ़ने के लिए दूसरों को पीछे धकेलना ये कांग्रेस की पुरानी आदत है। हरियाणा में कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप हो चुकी है और जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है वो हरियाणा पूरे देश में नंबर 1 है। हिमानी नरवाल हरियाणा के दिग्गज कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी करीबी माना जाता था। कुछ साल पहले हिमानी के बड़े भाई का भी मर्डर हुआ था। हिमानी अपने छोटे भाई और मां के साथ विजयनगर में किराए के घर में रहती थी। प्रयागराज में सबसे बड़े धार्मिक उत्सव महाकुंभ का समापन हो चुका है। इस महाकुंभ में श्रद्धालुओं के साथ साथ अर्थव्यवस्था का भी रिकॉर्ड बना। आस्था के इस महापर्व में चाय बेचने वाले से लेकर होटल मालिकों ने झोली भर पैसा कमाया। इस पूरे महाकुंभ में 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा कारोबार हुआ। 26 फरवरी यानी महाशिवरात्रि के दिन प्रयागराज महाकुंभ का समापन हो गया है, लेकिन इस महाकुंभ ने कई रिकॉर्ड तोड़े। इस बार 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने प्रयागराज संगम में आस्था की डुबकी लगाई। आस्था के साथ साथ महाकुंभ में अर्थव्यवस्था का भी नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है। महाकुंभ से प्रदेश ही नहीं देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिली है। दावों के अनुसार पूरे महाकुंभ में 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा का कारोबार हुआ है। जिस तरह से भारत के कोने कोने से लेकर के दुनिया भर के सैकड़ों देशों के लोग इस आस्था के पर्व में अपने को शामिल किए, उससे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बहुत आगे बढ़ने का एक अवसर सृजित हुआ है। महाकुंभ से पर्यटन, व्यापार, परिवहन, होटल और धार्मिक सामग्री से जुड़े सेक्टरों को भारी फायदा हुआ है। आंकड़ों के अनुसार इस महाकुंभ में होटल कारोबारियों ने 40,000 करोड़ कमाया। जो कमरे 2 से 3 हजार रुपए के थे वो 10 से 15 हजार रुपए में लगाए गए। चाय बेचने वालों ने हर रोज 5 से 7 हजार रुपए तक की कमाई की। समोसा कचौड़ी बेचने वालों ने हर रोज 20 से 30 हजार रुपए कमाए। फल विक्रेताओं ने हर रोज 5 से 7 हजार कमाए और खीरा 20 रुपए तक में बिका। पानी बेचने वालों ने भी हर रोज 5 से 7 हजार की कमाई की। बाइक चालकों ने एक राइड के 500 से 700 रुपए लिए। कम से कम 1.5 लाख करोड़ रुपए परिवहन पर, 40,000 करोड़ रुपया होटल इंडस्ट्री पर और लगभग 33,000 करोड़ रुपया लोगों के खान पान पर खर्च हुए। यहाँ तक कि एक सामान्य सा चाय बेचने वाला भी व्यक्ति ने प्रतिदिन 5,000 रुपए कमाए। सिर्फ प्रयागराज ही नहीं, आसपास के धार्मिक स्थलों को भी आर्थिक मजबूती मिली, क्योंकि जो श्रद्धालु प्रयागराज आए थे वो रामलला और काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए अयोध्या और वाराणसी भी पहुंच रहे थे। यानी पूरे महाकुंभ में पहुंचने से लेकर खाने पीने और रहने में लोगों ने खूब पैसा खर्च किया। जानकारों का मानना है कि अगर प्रति व्यक्ति ने 5,000 रुपए भी खर्च किए होंगे तो ये आंकड़ा 3.5 लाख करोड़ के पार पहुँच जाता है। बचपन में आपने चोर पुलिस का खेल तो खूब खेला होगा, लेकिन अब देश की पुलिस एडवांस हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में भले ही बंदूक की आवाज निकालकर अपराधियों को डराया जाता हो, लेकिन गुजरात में पुलिस अब चोर के पीछे खुद नहीं भागती, बल्कि उसके पीछे ड्रोन छोड़ देती है। इसका एक ताजा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें गुजरात पुलिस के जवान अपराधी को पकड़ने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे आगे चोर, पीछे पीछे ड्रोन। वायरल वीडियो गुजरात का है, जहां पुलिस ने ड्रोन की मदद से शातिर चोरों को दबोच लिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि चोर एक खेत के बीच में छिपा है, लेकिन पुलिस ड्रोन की मदद से चोरों पर नजर बनाए हुए थी। जैसे जैसे चोर भागते हुए ड्रोन उनके पीछे पीछे लगा रहा। आखिरकार पुलिस ने शातिर चोरों को खेतों के पास से ही दबोच लिया। जानकारी के मुताबिक ये शातिर चोर 27 फरवरी को छत्तीसगढ़ के मुंगेली से डंपर चुरा कर भागे थे। गुजरात पुलिस की टीम लगातार आरोपियों की तलाश कर रही थी, तभी आरोपी डंपर छोड़कर जंगल की तरफ भाग गए। पुलिस ने पूरी रात बदमाशों की तलाश की, लेकिन सफलता नहीं मिली, जिसके बाद पुलिस ने चोरों को पकड़ने का हाईटेक तरीका खोजा और ड्रोन उड़ाकर भागते हुए चोर के पीछे लगा दिया। जिसके बाद चोर जहां भाग रहा था, पुलिस को उसकी सभी जानकारी लाइव मिल रही थी। इतना ही नहीं, पुलिस चोर को भागते हुए लाइव देख भी पा रही थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को दबोच लिया। पुलिस के हाईटेक तरीके की जमकर तारीफ हो रही है। बिहार के बेगूसराय से चोरी की एक हैरत अंगेज खबर सामने आई है। चोरी की वारदात वहां हुई जहां पुलिस वाले 24 घंटे तैनात रहते हैं, और हैरत की बात तो यह है कि जीप चुराने वाला पुलिस का एक दारोगा निकला। मामला मटिहानी थाना परिसर से जुड़ा है। थाना परिसर में जो आप जीप देख रहे हैं वो चोरी हुए जीप की डुप्लीकेट है, और चोर भी कोई और नहीं, थाने में तैनात एक दारोगा जी ही है, और ये करतूत उन्हीं के दिमाग की उपज है। खुद ही सुन लीजिए। मैं अभी उसी थाना में मौजूद हूँ जिस थाना से गाड़ी चोरी हुआ था। चोरी होने के बाद दूसरे गाड़ी को लगा दिया गया है, और इसी जगह से वो गाड़ी अचानक गायब हो गया। गायब होने के बाद दूसरा गाड़ी को सेम गाड़ी लाकर और सेम नंबर लाकर इसी जगह खड़ा कर दिया है। ये चोरी का आरोप इसी थाना में पदस्थापित दरोगा थे उन पे ही लगा है। तत्काल में भी नगर थाना में पदस्थापित है।
आरोप है कि मटिहानी थाने में तैनात रह चुके एक दारोगा जी 4 लोगों के साथ मिलकर थाने से जीप चुरा ले गए। इस बात का खुलासा तब हुआ जब शक के आधार पर थाने में लगे सीसीटीवी को चेक किया गया, जिससे ये साफ हो गया कि दारोगा जी ने पुलिस द्वारा जब्त जीप को हेराफेरी करके बदला और उसकी जगह दूसरी जीप खड़ी की गई। थाने से चोरी हुई जीप से 7 फरवरी को हादसा हुआ था, जिसमें साइकिल पर सवार एक छात्रा की मौत हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने जीप को जब्त कर लिया। लेकिन दारोगा जी का दिल जीप पर आ गया और वो थाने से ही जीप को ले उड़े। नतीजा, अब जीप चोरी के चक्कर में दारोगा जी हवालात में हैं। मीटिंग करने का अनोखा तरीका अपनाया। उसने घोषणा की कि जो भी उसकी दुकान की सोशल मीडिया पेज को फॉलो कर और शेयर करेगा, उसे सोने की कील मुफ्त में मिलेगी। इस अनोखे ऑफर की खबर लोगों के बीच आग की तरह फैल गई और दुकान खुलने से पहले ही लोगों की भारी भीड़ उमड़ गई। देखिए कैसे लोग लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही दुकान खुली तो लोगों में सोने की कील फ्री में लेने की होड़ मच गई। इस दौरान कुछ लोग सिर्फ दुकान का पेज फॉलो करने के बाद ही वहां पहुंचे। कैसे पता चला था आपको यहाँ पे सोने की कील मिल रही है? जो लोग दुकान में पहुंचे, ज्वेलर ने सबसे पहले उनका सोशल मीडिया अकाउंट चेक किया और ये देखा उन्होंने उसकी दुकान के पेज को फॉलो किया और शेयर किया या नहीं। जिसके बाद ज्वेलर ने उनके साथ रील बनाई और उन्हें सोने की कील मुफ्त में दी। दोपहर होते होते दुकान के बाहर भीड़ एकाएक बढ़ गई और वहां हंगामे की स्थिति बन गई, जिसके बाद ज्वेलर को अपनी दुकान बंद करनी पड़ी। हिमाचल में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। बारिश और बर्फबारी के बाद लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ गया है। चंबा से भूस्खलन की खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ पूरा पहाड़ भरभराकर सड़क पर गिर गया। लैंडस्लाइड की खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। चंद मिनटों में ही पूरा पहाड़ टूटकर सड़क पर गिर गया। तस्वीरें चंबा भरमौर नेशनल हाईवे की हैं। जैसे ही पहाड़ टूटकर नीचे गिरा तो हर तरफ धूल का गुबार उठ गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जब लैंडस्लाइड हुआ उस वक्त पुल के पास कई लोग मौजूद थे, जिसके बाद लोग भागते हुए दिखाई दिए। गनीमत रही कि किसी यात्री के ऊपर पत्थर नहीं गिरे। दरअसल हिमाचल में पिछले 3 दिनों में जमकर बारिश हुई। कई इलाकों में नदी नाले उफान पर आ गए। बारिश के बाद पहाड़ पूरी तरह भीग चुके हैं। जैसे ही आज धूप निकली तो कई इलाकों में लैंडस्लाइड की खबरें सामने आने लगी। चंबा भरमौर नेशनल हाईवे पर हुए इस लैंडस्लाइड के बाद यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया। हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लगी। लोगों को आवाजाही में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कहने को तो बिहार में शराब बेचने और खरीदने पर पूरी तरह से पाबंदी है, लेकिन शराब के शौकीनों तक शराब पहुंचाने के लिए तस्कर नए नए तरीके इजाद कर चुके हैं। होली के त्योहार को देखते हुए शराब तस्कर और सक्रिय हो गए। और जमुई में शराब तस्करी का अनोखा मामला सामने आया, जहां तेल टैंकर में शराब तस्करी की जा रही थी। जब आबकारी विभाग की टीम ने तेल टैंकर को पकड़ा तो हैरान रह गए, क्योंकि इस तेल टैंकर में पेट्रोल या डीजल की जगह शराब की पेटियां भरी हुई थी। लेकिन होली को देखते हुए आबकारी विभाग भी एक्टिव है और शराब तस्करों की इस मॉडस ऑपरेंडी को भी बेनकाब कर दिया। चेक पोस्ट पर जब तेल टैंकर को खोला गया तो उसमें से 14 लाख रुपए की विदेशी शराब बरामद हुई, जिसमें 1341 लीटर बियर और 99 लीटर विदेशी शराब शामिल थी। नायाब अलग अलग ढंग अपना रहे हैं। कभी तेल टंकी के माध्यम से भी कई बार कई जिलों में पकड़ा भी गया है। उसी के आधार पर भी संदेह किया गया था। सूचना भी थी इस तरीके की कि इस तरह से माल लाया जा रहा है। उसी क्रम में ये पकड़ा गया। पुलिस ने शराब की खेप के साथ 2 तस्करों को भी मौके से गिरफ्तार कर लिया और इस शराब तस्करी के मास्टरमाइंड तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। कुछ दिन पहले भी नेपाल से शराब तस्करी का अजब मामला सामने आया था, जिसमें शराब तस्करों ने कार के अंदर ही तहखाना बना लिया था। तो ये थी खबरें 7 बजे की। कल फिर होगी बात पते की।